हेलो एवरीवन, माय नेम इज जे मौर्य। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी भोपाल। तो आज मैं आप लोगों को आ, एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का स्यूडो फोर्स पढ़ाने वाला हूँ। तो स्यूडो फोर्स को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको बोलते हैं इमेजिनरी फोर्स, या फिर फिक्टिशियस फोर्स, या फिर नॉन रियल फोर्स, या फिर अपरेंट फोर्स। कि इन सब नामों से हम लोग इसको नाम से जानते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्यूडो फोर्स क्यों हम लोग पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, ओके। तो आज ये इन सब बातों को इस लेक्चर में समझेंगे, ओके। कि ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट कब आता है ना, कैसे आता है, कैसे यूज करते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है। तो ये सब इस लेक्चर में हम सब कुछ समझेंगे, ओके। तो इसको समझने के लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि जो न्यूटन्स के 3 लॉज होते हैं, 3 लॉ सबको पता होते हैं। तो न्यूटन्स के 3 लॉ में जो सेकेंड लॉ होता है वो एक यूनिवर्सल लॉ है और कंडीशनल लॉ है। व्हाट डू यू थिंक? तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, कंडीशनल लॉ है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही वैलिड है ना। ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा न्यूटन सेकेंड लॉ हमेशा वैलिड है, ठीक है। तो ये किसी एक कंडीशन में वैलिड है ना, ऐसा नहीं कि हम हर एक कंडीशन वैलिड है। तो वो कंडीशन को समझने के लिए मुझे एक आइडिया होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जो कि ऑलरेडी आप रिलेटिव मोशन में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो बोलोगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ से कोई एक ऑब्जर्वर किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हो सकता है कि जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो अपना जहाँ पर अपना ऑब्जर्वर है, हो सकता है वो किसी बी स्पीड से जा रहा हो, या फिर रुका हुआ हो, या फिर किसी एक्सेलरेशन से जा रहा हो। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कि जहाँ से कोई ऑब्जर्वर है ना किसी भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करे, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं बात करूँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप का होता है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन शॉर्ट इसको हम मतलब फ्रेम बोल देते हैं ना। अब ये 2 टाइप का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर मैं बोलूँ इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो ऐसा फ्रेम जिसमें ऑब्जर्वर जो हुआ तो या तो रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। जैसे मान लीजिए कि एक कार है। अब ये कार पे मान लीजिए कोई एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। अब ये कार जो है, ये या तो इस कार की स्पीड क्या है, वेलोसिटी मान लीजिए ये तो 0 है, नहीं ये रेस्ट पे है, या फिर इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे फ्रेम से जब ऑब्जर्वर किसी भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, ओके। और फिर दूसरा अगर मैं बात करूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसको बोलते हैं एक और नाम से एक्सेलरेटिंग फ्रेम। यानी ऐसा फ्रेम जिसमें ऑब्जर्वर जो हो वो किसी एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो और फिर वो किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करे। सपोज करिए कि ये अपने पास कार थी, ये एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है। अब इस पोजीशन से अगर ये किसी और बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करे तो इसको मैं बोलूँगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, ओके। इसी और क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, है ना, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता है, ओके। तो इसलिए वो एक कंडीशनल लॉ है, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्यों नहीं वैलिड होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ओके। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। तो सपोज करिए कि एक लिफ्ट है, ये मान लीजिए एक लिफ्ट है, लिफ्ट है। लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, वेइंग मशीन। और यहाँ पर एक एम मास का एक ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, ओके। एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने
दो दोस्त को यहाँ पर बैठा दिया, दो ऑब्जर्वर को बैठा दिया। सपोज करिए कि ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये मान लो, और एक ऑब्जर्वर मान लो ग्राउंड पे है, ठीक है, ग्राउंड पे है, ये मान लीजिए बी है। मान लीजिए एक दोस्त ए है, एक दोस्त बी है, दो दोस्त हैं, उनका नाम एक का ए है, एक का बी है, बोल सकते ये दो ऑब्जर्वर है। अब दो ही ऑब्जर्वर क्या करेंगे, इनको थोड़ा बहुत न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है, तो उनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बेसिक आइडिया है कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, कैसे फोर्स को रिजॉल्व करके, ठीक है, वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनको बेसिक आइडिया है। तो अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में अभी मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो कैसा बनेगा, तो सेम ही बनेगा, क्योंकि अभी लिफ्ट क्या है, मूव नहीं कर रही है, लिफ्ट अभी क्या है, रेस्ट पे है, लिफ्ट की स्पीड क्या है, 0 है ना, बिल्कुल रेस्ट पे है, रेस्ट पे, या फिर मान लो कांस्टेंट स्पीड से भी जा रही है तो भी, है ना, तो भी अगर मैं बीडी बनाऊँ इस सिस्टम का, इस ब्लॉक का, तो ब्लॉक बेइंग मशीन रखी, तो बेइंग मशीन का एक नॉर्मल लगा और इस ब्लॉक का मास, तो दोनों ऑब्जर्वर क्या बताएंगे कि जो बेइंग मशीन की रीडिंग आएगी वो mg आएगी। ये बेसिक ये लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज करके ये बोले कि mg, तो उन्होंने जो बेइंग मशीन था उससे कंफर्म किया, तो एकदम ये लोग दोनों दोस्त क्या थे, राइट थे। ओके, अब अभी दूसरा कंडीशन अगर मैं मान लेता हूँ कि मान लो इस कंडीशन में जो लिफ्ट है, ये बेइंग मशीन तो लिफ्ट में रखा ही था, और यहाँ जो ऑब्जर्वर ए है, मतलब दोस्त ए है, और ये दोस्त भी ग्राउंड पे है, ठीक है। अब ये लिफ्ट मान लीजिए एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ओके, अब इनको अभी ये अलाउ नहीं है कि ये लोग बेइंग मशीन की रीडिंग देखेंगे, अभी इनको बेसिक अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है, और जो इनका आंसर आएगा, जो ये लोग नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताएंगे खुद के रेफरेंस फ्रेम में, जितना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा के बताएंगे, उसको फिर बाद में ये लोग वेरीफाई करेंगे बेइंग मशीन से, और जिसका करेक्ट होगा वो सही बता रहा होगा, और बाकी जिनका गलत होगा वो गलत बता रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि बी के रिस्पेक्ट में इसका एफ बी डी जो ब्लॉक है यहाँ पर, उसका एफ बी डी क्या होगा, तो बी वाला ऑब्जर्वर जो होगा, बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी वाला ऑब्जर्वर जो है इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल लगाएगा बेइंग मशीन का, और इसका वेट यहाँ पर लगाएगा, और ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में, दोस्त बी के रिस्पेक्ट में जो है ये पूरा ब्लॉक एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। ओके, तो यहाँ से मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दिया, n माइनस एम जी इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी प्लस एम ए, यानी n बराबर कितना आ गया, m टाइम्स g प्लस ए, ठीक है। तो ऑब्जर्वर बी ने बोला कि इतना नॉर्मल रिएक्शन आएगा एम जी प्लस ए, मतलब इतनी रीडिंग बेइंग मशीन की आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जर्वर ए की रिस्पेक्ट बोलूँ, तो ए की रिस्पेक्ट में बोल सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए एबीडी कैसा बनाएगा, तो ए को क्या लगेगा कि ये ब्लॉक जो है एकदम रेस्ट पे है, क्योंकि ए की रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है, तो उसको लगेगा रेस्ट पे है, तो सिर्फ वो क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा बेइंग मशीन का, और एक इसका एम जी, तो ये बोलेगा कि जो बेइंग मशीन की रीडिंग आनी चाहिए एम जी। अब इन दोनों वैल्यूज को लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे बेइंग मशीन की रीडिंग से ना, बेइंग मशीन की रीडिंग से। तो हुआ क्या कि जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है उसकी रीडिंग बेइंग मशीन की रीडिंग से मैच कर गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है वहाँ पर आंसर न्यूटन्स लॉ से एग्जैक्ट नहीं आ रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ आ रहा है आंसर में, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हो कि रीडिंग इज मैच्ड विथ ऑब्जर्वर बी, मतलब बी ऑब्जर्वर के साथ मैच हो गया, इसका मतलब ए ऑब्जर्वर का रीडिंग मैच नहीं हुआ। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है, ठीक है। तो उसी को वैलिड कराने के लिए हम लोग स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, कि यानी कि ऐसा क्या होता है कि इससे मान लो बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, तो उस अगर वही
इस हर एक प्रॉब्लम में वही गलती बार बार कर रहे हो आप लोग। तो अगर एक करेक्शन ले आओ ना, तो इसी को और एक नाम देते हैं क्या, करेक्शन फोर्स। और क्या बोलते हैं, एक और नाम इसीलिए इसको बोलते हैं करेक्शन फोर्स। तो एक हम क्या करते हैं, करेक्शन फोर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे अपना आंसर क्या हो जाता है, सही आ जाता है। ठीक है, तो उस करेक्शन फोर्स को देखते हैं क्या होता है। ओके, तो करेक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। तो अब यार, अब यहाँ से आप ये चीज़ सीख जाओगे कि स्यूडो फोर्स आपने समझ गया क्यों लगाते हैं, क्योंकि न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। तो अपना आंसर मैच कराने के लिए जो एग्जैक्ट आंसर है उसके लिए हम लोग एक करेक्शन फोर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब वो फोर्स कितना होता है, उसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं, इसकी बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मान लीजिए कि एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ए है, और यहाँ पर एक मान लो ब्लॉक है एम मास का, ग्राउंड पे एक मास है, एम मास का एक ब्लॉक है, उसको देख रहा है। अब ये जो पूरा सिस्टम है एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जर्वर कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये क्या करेगा कि एक स्यूडो फोर्स लगाएगा, एक बोल सकते हो कि करेक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है। तो ये क्या लगाएगा, एक करेक्शन फोर्स लगाएगा, और करेक्शन फोर्स की वैल्यू को ही मतलब हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं, इसका एक अलग नेम हो गया करेक्शन। तो अब यहाँ पर जो स्यूडो फोर्स होगा, सबसे पहले अभी अगर इसका एक विडी बनाएगा वो, तो बोलेगा यहाँ ग्राउंड का नॉर्मल लगेगा, इस पर एक mg लगेगा। अब एक्चुअली में इसको क्या फील होगा, इसको ये फील होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है, इसकी तरफ इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको क्या लगेगा, ये खुद मतलब कार के रिस्पेक्ट में क्या रुका हुआ मानेगा अपने आप को, तो इसको बोलेगा कि ये एक्सेलरेशन से ये मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब एक स्यूडो फोर्स अपोजिट में लगाएगा, मतलब खुद के एक्सेलरेशन के, मतलब जिस ऑब्जर्वर जिसके रिस्पेक्ट में है, खुद के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। ओके, तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो जो ऑब्जर्वर है यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, उसका एक्सेलरेशन जिधर होगा उसके अपोजिट लगाएगा स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू जो होती है वो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर मास ऑफ बॉडी, है ना, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये स्यूडो फोर्स की वैल्यू हो जाती है, यानी स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो जो रेफरेंस फ्रेम होगा, जिधर रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसके जस्ट अपोजिट आपको स्यूडो फोर्स लगाना है। ठीक है, अगर आप ये कर देते हो तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं जो हमने लिफ्ट वाला केस किया था, जो लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जर्वर था, लिफ्ट के अंदर जो दोस्त था, उसका आंसर गलत आ रहा था, उसमें स्यूडो फोर्स का यूज करके हम देखते हैं सही है कि नहीं, अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वही था, मानते हैं ये लिफ्ट था, ये वेइंग मशीन थी, यहाँ पर ये ब्लॉक था एम मास का, ये ऑब्जर्वर जो था। अब इसने एक वीडियो बनाया इस ब्लॉक का, तो इसकी मतलब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पे इसका एक वेट mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अब ये लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही थी, तो ये स्यूडो फोर्स, अभी ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, तो ये स्यूडो फोर्स क्या लगाएगा, अपने खुद के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगाएगा, तो एक स्यूडो फोर्स ये एफएस इधर लगाएगा। ओके, अच्छा एफएस की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने बोला कि जिस ऑब्जेक्ट या जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है ma। अब इसको क्या देखेगा, ये पूरा कि इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ क्या रुका हुआ है, तो अब क्या कर देगा, नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, यानी n बराबर क्या होना चाहिए, mg प्लस fs, यानी mg प्लस ma, यानी n बराबर क्या आ गया, mg टाइम्स मतलब m टाइम्स g प्लस a, जो कि ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर ने इतना ही निकाला था। अब ये मैच कर गया। ठीक है, तो यही है क्या, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। चलो चलिए
इस कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चन में और यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा चीज़ें, ठीक है। तो आई आपको मतलब ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ मोशन वैलिड होता है सेकंड लॉ, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से के रिस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। अब दूसरी बात यह है कि जो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो जो तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम हो, रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस में प्लस एक्स में है तो आपको स्यूडो फोर्स माइनस एक्स में लगाना होगा। और जो स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, क्योंकि जो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा तो इतना इसका मैग्नीट्यूड होता है, ओके। तो बोल सकते हो कि स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू दी मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, ओके। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा, ओके। पहला प्रॉब्लम है कि मान लीजिए एक ट्रेन है, उस पर एक पेंडुलम है ना, पेंडुलम है, और ये इसका मास है स्मॉल एम है, ये ऐसे लटका हुआ है। अब मान लीजिए ये ट्रेन जो है एक एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये पेंडुलम क्या होगा, कुछ थीटा एंगल पर ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, ओके। ये एंगल कुछ थीटा है, ओके। तो मुझे बताना है कि यार इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। पहले इसकी पोजीशन ये थी, जब ये एक्सेलरेट करने लगा तो पोजीशन कुछ ऐसी हो गई। तो इस प्रॉब्लम को हम ग्राउंड फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ऑब्जर्वर यहाँ पर एक ए ऑब्जर्वर है और एक ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मान लो मैं बी ऑब्जर्वर यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूँ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका एफ बी डी बनाऊँ ना, इस मास एम का एफ बी डी बनाऊँ, इस मास पे इसका एम जी नीचे लग रहा होगा और यहाँ पर टेंशन टी लग रहा होगा स्ट्रिंग में, और ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर का क्या दिख रहा होगा कि ये मास कुछ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा, ऐसा इसका एक्सेलरेशन कितना ए है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से अगर मैं टेंशन की कंपोनेंट कर देता हूँ तो इधर आ जाएगा ये टी कॉस थीटा और इधर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा, ओके। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँगा कि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो वर्टिकल वाले फोर्स आपस में बराबर होने चाहिए, यानी टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा एम जी, और जो टी साइन थीटा है इस वाले मास को कुछ एक्सेलरेशन दे रहा होगा, कितना एक्सेलरेशन किसका है ए है, तो यानी टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ बॉडी एक्सेलरेशन, ओके। अब मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आपको ये एंगल मिल जाएगा कि कितने एंगल पर ये इंक्लाइन हुआ होगा, तो यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं कर क्या किया हूँ सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट किया हूँ, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट है ना, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट करोगे तो टेन थीटा बराबर जो आ जाएगा वो एम ए बाई एम जी आएगा, और एम से एम कैंसिल यानी ए बाई जी आ जाएगा, यानी कि थीटा जो आ जाएगा वो टेन इनवर्स ए बाई जी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ही आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आप इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दे तो आप टेंशन भी निकाल सकते हो ना। तो स्क्वायरिंग करके ऐड करने पर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, इधर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 चली जाएगी, तो यहाँ से टी स्क्वायर यानी टी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इतनी स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी। तो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मुझे ट्रेन के रिस्पेक्ट में, अगर जो ऑब्जर्वर ए है उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो यहाँ पर स्यूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन करना होगा ना, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। चलिए, तो मैं अगर अब है ना ऑब्जर्वर
ए के रिस्पेक्ट में ना, ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में मैं इसका एबीडी बनाता हूँ। तो अच्छा, ऑब्जर्वर ए को एम मास क्या लगेगा कि रेस्ट पे है, यानी उसको लगेगा कि सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है। तो वो एम पे कौन कौन सा फोर्सेस लगाएगा, तो एम पे उसका एक मास एम जी नीचे की तरफ और स्ट्रिंग में टेंशन टी। अब ये एंगल थीटा है, तो ये इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा और इधर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा। अब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसलिए क्या लगाएगा, एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। तो एक्स का एक्सेलरेशन किधर है, प्लस एक्स में, तो एक स्यूडो फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस एक्स में एक स्यूडो फोर्स लगाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बोलूँगा मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, अब ये सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। अगर क्योंकि इस ऑब्जर्वर को क्या ये पूरा मास रुका हुआ दिखेगा, तो बैलेंस कर देते हैं। तो यानी टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, मतलब ये वर्टिकल फोर्स बराबर होने चाहिए, इसको पूरा क्या दिखेगा, इक्विलिब्रियम में दिखेगा सिस्टम। और यानी एम ए यानी टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए। तो आप देख पा रहे होगे जो इसमें इक्वेशन बना, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन बना था टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, यहाँ भी वही बन रहा है, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, यहाँ भी वही बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो सॉल्व करोगे तो दोनों का आंसर मैच करेगा। हाँ, अगर आप स्यूडो फोर्स नहीं लगाते तो इसका आंसर मैच नहीं होता, ठीक है। तो आप मतलब किसी भी प्रॉब्लम को मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम दोनों से कर सकते हो। तो लेकिन हमें क्या पढ़ना है, इनर्शियल फ्रेम में एक्चुअली हम चीज़ें मतलब काफ़ी लगा चुके हैं, मतलब मुझे आइडिया है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम लोग अभी सीख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको ग्राउंड फ्रेम से करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से, क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम से करना ईजी रहता है तो उससे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है, नहीं तो आप नॉर्मल प्रॉब्लम क्या ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो, तो उसका मैं स्यूडो फोर्स का क्यों यूज करूँ। लेकिन होता क्या है, कभी कभी मतलब ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने में काफ़ी चैलेंज फेस करने होते हैं, तो इसलिए हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ये मान लीजिए एक बेच है कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, बेच का मास है कैपिटल एम, उस पर एक स्मॉल एम का एक ब्लॉक रखा हुआ है, जो कि जो ये सरफेस है कैसा है, स्मूथ सरफेस है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द बेच, बेच को कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे कि ये जो ब्लॉक है इस पे क्या हो जाए, इस पे रेस्ट पे रहे, है ना, रिमेन एट रेस्ट, मतलब इसी पे रहे, इस बेच के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक इसी पे रहे। अभी क्या होगा, अगर आप इसको एक्सेलरेट नहीं कराओगे तो ये क्योंकि स्मूथ है, तो इसका जो एम जी साइन थीटा वाला फोर्स है इसको नीचे गिरा देगा। तो मुझे बताना है कि कितना इस ब्लॉक मतलब बेच को कितना कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराए कि ये ब्लॉक जो रहे वो बेच के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम ग्राउंड फ्रेम और बेच के रिस्पेक्ट में दोनों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्यूडो फोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बेच के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर को बिठा देंगे, है ना, एक ऑब्जर्वर को यहाँ पर बैठा देंगे जो कि ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगा। अब मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि ये जो पूरा सिस्टम है एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी कि जो बेज है वो एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर भी एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, तो ऑब्जर्वर क्या हो गया, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो अगर अगर मैं बोलूँ कि एम मास के ब्लॉक पर ऑब्जर्वर कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है, तो चलिए उसका एबीडी बनाते हैं। तो जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर उसको ये मास क्या रेस्ट पे दिखना चाहिए, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा और ये एंगल थीटा था, तो ये एम जी इधर, तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि एम जी साइन थीटा इधर आएगा, ये थीटा था, और इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, ये फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि ये नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। अगर आप स्यूडो फोर्स नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। अब इसका एक्सेलरेशन किधर है, प्लस एक्स में है, तो एक स्यूडो फोर्स इस वाले ब्लॉक पर अपोजिट में लगाएगा, कितना, तो ये स्यूडो फोर्स इतना लगाएगा। एफ एस का वैल्यू कितना होगा, तो मैंने बोला था मास ऑफ बॉडी यानी मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो इतना लगाएगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 हो जाएगा, ये
ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो वापस ये फिर से थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये वाला जो हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा। तो जो एफ एस का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, तो आप बोलोगे एम ए कॉस 90 माइनस थीटा, यानी एम ए साइन थीटा कितना आएगा, एम ए साइन थीटा इधर आएगा। और इसका एम ए का एक कंपोनेंट इधर जो होगा वो होगा एम ए कॉस थीटा। ओके, और अब क्योंकि ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है, तो उसको ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है, तो इसको रेस्ट पे दिखाई देना चाहिए। तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इस पे बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए नेट फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। तो नॉर्मल जो होगा वो बैलेंस करेगा एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ओके, और ये एम ए कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, तो इसको बैलेंस करेगा। तो बोल सकते हो कि एम ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा का। तो यहाँ से अब m से m कट जाएगा, और यहाँ से आप अगर चाहो तो cos थीटा को नीचे ले आओ, तो a बराबर क्या आ जाएगा, g डिवाइड बाई साइन थीटा बाई cos थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से g tan थीटा हो जाएगा, यानी कि इस बेज का एक्सेलरेशन कितना करना पड़ेगा, g tan थीटा से मुझे मूव कराना पड़ेगा। थीटा क्या था, ये जो बेज का इंक्लाइन एंगल था थीटा था, तो इतने एक्सेलरेशन से इसको मुझे मूव कराना पड़ेगा, तो ही ये ब्लॉक क्या रहेगा, बेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, रुका रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि यार कि इसको कितने एक्सेलरेशन से मूव कराएं। ये तो हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। इसी को अगर एक क्वेश्चन और मैं करना चाहूँ, तो इस बेज को मैं कितने एक्सेलरेशन से मूव कराऊँ कि ये ब्लॉक फ्री फॉल कर जाए। ठीक है, फ्री फॉल कर जाए। ठीक है, तो फ्री फॉल के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है फ्री फॉल कब होता है, जब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें क्वेश्चन और ऐड मैं करता हूँ कि इस बेज को कितने एक्सेलरेशन से मूव कराएं कि ये ब्लॉक क्या कर जाए, फ्री फॉल कर जाए। ओके, ये तो क्वेश्चन हो गया, जी टेन थीटा से मुझे कराना पड़ेगा। और फ्री फॉल के लिए हम क्या करेंगे, फ्री फॉल के लिए नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर देंगे, जीरो, फ्री फॉल के लिए। तो वही है, बी डी इसका बनाते हैं, ये एंगल थीटा था, तो इधर आया था एम जी साइन थीटा, और इधर आया था एम जी कॉस थीटा, और ये नॉर्मल इधर आया था, और एक स्यूडो फोर्स जो आया था अपना हमने लिया था अपोजिट एम ए। तो एम ए का एक कंपोनेंट इधर आया था क्या, एम ए साइन थीटा, और इधर आया था एम ए कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आई थी वो आई थी एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। अब मैंने बोला कि अगर फ्री फॉल है तो फ्री फॉल के लिए एन शुड भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन मतलब इसका टचिंग जो है, मतलब टच पॉइंट है वो यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन का टच ना करे, है ना, टच ना करे मतलब फ्री फॉल हो जाए, यहाँ से कॉन्टेक्ट क्या छूट जाए, तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर दो, जीरो कर दो। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या होगा चीज़, है ना। तो यहाँ से याद आएगा एम जी कॉस थीटा माइनस का एम ए साइन थीटा। तो यहाँ से m कैंसिल, और यहाँ से a की वैल्यू जो आ गई g माइनस का g, और डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि माइनस का g कॉट थीटा हो गया। क्या हो गया, g कॉट थीटा है, बोल सकते हो माइनस का g अपॉन टेन थीटा, यानी कि मुझे g एक्सेलरेशन माइनस का g अपॉन टेन थीटा से करना पड़ेगा, एक्सलेट कराना पड़ेगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इसका एक्सेलरेशन आपने प्लस एक्स माना था, तो ब्लॉक का मतलब बेस का जो एक्सेलरेशन होगा, अगर तुम्हें फ्री फॉल कराना है तो इसको अपोजिट में करना होगा ना। तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन से इधर ना जाके इधर जा रहा होगा, इधर जो आप जी अपॉन टेन थीटा से एक्सेलरेट कराओगे तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक पुली ब्लॉक सिस्टम ही है ना, पुली ब्लॉक सिस्टम है, बट वो एक लिफ्ट में, इस बार कहाँ पे है, एक लिफ्ट में है। तो मान लीजिए एक लिफ्ट है, ये इसके
यहाँ पर एक बोल सकते हो एक पुली है इसके, और यहाँ एक मास है, यहाँ एक मास है। मान लीजिए ये मास है 3 kg का, कितना है 3 kg का, और ये वाला जो है ये 5 kg का है। अगर इस क्वेश्चन को मैं ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करूँ तो अभी तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये लिफ्ट जो है कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर दो ऑब्जर्वर हैं, एक ए एक बी, जो कि बी ग्राउंड पे है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूँ तो काफ़ी मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीज़ें, थोड़ा मतलब ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। कैसे? क्योंकि अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो अभी इसका मास क्या है 3 kg है, और इसका कितना है 5 kg। तो ये क्या कर रहे होंगे, कुछ एक्सेलरेशन इसका कुछ होगा इस बॉडी का, मतलब एक्सेलरेट कर रहा होगा, ए से नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, और साथ साथ लिफ्ट भी जा रही होगी। तो मुझे दो दो एक्सेलरेशन से डील करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना सॉल्व करते हुए अगर मैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूँ, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करूँ, तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूँ, ओके, तो ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो मैं स्यूडो फोर्स लगाऊंगा। तो चलिए मैं 3 kg और 5 kg सबका एक बेड़ी बनाता हूँ ना। 3 kg यहाँ पर है, 5 kg यहाँ पे। अब मुझे ये पता है कि ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में 3 kg और 5 kg ऊपर तो नहीं जा रहे होंगे, रेस्ट में होंगे, बट हाँ इनमें मोशन हो रहा होगा। तो मान लिया मैंने कि ये कुछ एक एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा और ये ए से ऊपर जा रहा होगा। ओके, बढ़िया। अब इसका मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो 3 यानी 30 नीचे लग रहा होगा, 3G है ना, और एक टेंशन लग रहा होगा स्प्रिंग का। ये पूरा सिस्टम कहाँ से, एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। और 5 kg वाले पे 50 न्यूटन मतलब उसका वेट लग रहा होगा, एक टेंशन टी लग रहा होगा, और ये पूरा जो है ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। ये सब किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ए ना, विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ, न्यूटन लॉ मोशन लगाता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि ये पूरा ए से ऊपर जा रहा है, तो यानी टी माइनस का 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ से मैं लिख दिया टी माइनस का 3a इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 हो गया। यहाँ से मैं लिखता हूँ, तो अब यहाँ पर 50 वाला फोर्स ज़्यादा होगा तभी नीचे जा रहा होगा, तो यानी 50। अब यहाँ से एक चीज़ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर मैंने स्यूडो फोर्स नहीं यूज किया, तो मुझे स्यूडो फोर्स यूज करना चाहिए था। ओके, अभी मान लीजिए लिफ्ट कितना है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो मैं स्यूडो फोर्स अपोजिट मानूंगा, जो कि Fs क्या होगा, Fs, यहाँ भी एक Fs होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, अभी गलत है ना, तो अभी ये नहीं लिख सकते, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इक्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ इसका 30 आया और यहाँ Fs आया। Fs की वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ बॉडी कितना है 3 है, एक्सेलरेशन इसका कितना है 2 है, तो 6 आया। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 इंटू 6 आ जाएगा। अब मुझे इक्वेशन लिखना है, तो ये पूरा मास कहाँ ऊपर जा रहा है, तो यानी टी माइनस का 30 और ये हो जाएगा Fs, मतलब माइनस का ये भी 6 हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आ जाएगा टी माइनस का 3a इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर तो 36। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, अब दूसरे में लगाते हैं। तो ये सिस्टम नीचे जा रहा है, तो मैं बोलूँगा 50 प्लस 6 माइनस का टी इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जाएगा 56 माइनस का टी इक्वल टू 5 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करो कि इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, मतलब 1 प्लस 2 कर दो। 1 प्लस 2 अगर कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा टी माइनस 3a इक्वल टू 36, और ये है 56 माइनस का टी इक्वल टू 5a। चलिए मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कैंसिल, तो ये जाएगा 56 माइनस का 3a और ये जाएगा 36 प्लस का 5a। अब ये उधर जाएगा तो ये जाएगा 56 माइनस 36 और ये हो जाएगा 8a, 3 इधर जाएगा। अब इस 56 में अगर 36 घटाओगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो 20 आ गया, यानी 8a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिवाइड बाई 8, यानी कि
इसको काट दो ना 4 से, 4 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 25/2, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर चाहो तो आप टेंशन में, इसमें टेंशन कितना आया वो भी निकाल सकते हो, है ना। तो ए की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो ना, तो यहाँ डाल देते हैं। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 + 3 है तो 3, ए की वैल्यू कितनी है 5/2। तो टेंशन कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो तो ये 72 हो गया, ये 15 हो गया, /2। तो यहाँ से 87/2 न्यूटन का स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा। ठीक है, अब यही अगर आप क्वेश्चन नॉन रेसिप्रोकल फ्रेम से करते, रेसिप्रोकल फ्रेम से करते तो चीज़ थोड़ा सा लेंदी होती, ठीक है, लेकिन इस वाले फ्रेम से, नॉन रेसिप्रोकल फ्रेम से आसानी से हो गया। तो आई होप आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर, थैंक यू।